गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है एक बार फिर स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और आज हम आप सबों के साथ बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल प्रीलिम्स परीक्षा जो 29 जनवरी 2017 को संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न वन बाय वन जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न 1 से 15 तक हम डिस्कशन करने वाले हैं और हम विभिन्न अप्रोच जानेंगे इस परीक्षा को क्रैक करने का, चूँकि ये बिहार की बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप सबों को इस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि ये परीक्षा न चूके आपके हाथ से किसी भी हालत में। तो यहाँ पर साथ ही आपसे या आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था मैंने कर रखी है, तो वो साइट भी मैं बताऊंगा आप सबों को कि आप कहाँ जाके उसे आप अकाउंट बना सकते हैं और फिर फ्री मॉकअप दे सकते हैं बीएसएससी के लिए। फुल्ली डेडिकेटेड अभी कुछ दिनों तक मैं बीएसएससी इंटर लेवल प्रीलिम्स को लेकर रहूँगा और ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, आप पास कर सकें। ओके, तो अभी तक यदि आपने इस वीडियो को या हमारे साथ अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो अवश्य जुड़ें। और मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। वन बाय वन प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे कि उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये पहला प्रश्न है आपका। जो पहला प्रश्न है, भारत की पहली वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट इसका सही आंसर है आपका टाइगर प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी आप देखिए, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट हुआ था। 1973 में स्टार्ट हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, ठीक है, इंदिरा गांधी। और ये जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। और इस प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य ये था कि जो बाघ जो विलुप्त हो रहे हैं, इनकी संख्या घट रही है, उनकी सुरक्षा की जाए या उनका जो विलुप्त हो रहे हैं उससे बचाया जा सके। ओके, तो इसका लक्ष्य यही था। जिस समय ये प्रारंभ हुआ था उस समय इसकी संख्या मात्र 9 थी, है ना। और एट प्रेजेंट यदि कहें तो इनकी संख्या 58 हो चुकी है। 58 हो चुकी है। ओके, अब इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हैं, जैसे जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ वो कौन सा था? तो जिम कार्बेट आपको ध्यान रखना है। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट मैं लिख दे रहा हूँ आप सबों को यहाँ पर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है ना। ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। ओके, इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो कैलाश सांखला, वो ध्यान में रखेंगे। कैलाश सांखला इसके पहले डायरेक्टर, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बाघों के मामले में, बाघ की संख्या के मामले में आपको जो शीर्ष नंबर के राज्य हैं वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये ध्यान रखेंगे आप सब। सॉरी, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हैं, है ना। नेक्स्ट बात यह है कि 2023 में, 2023 में जो टाइगर प्रोजेक्ट था और एलिफेंट प्रोजेक्ट था, दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो प्रश्न का आंसर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। साथ ही यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे गिर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है, ये ध्यान रखिए। और ये जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई, एशियाई शेर के लिए ये फेमस है। ओके, जिस तरह से शेर बाघ, उसी तरह से गैंडा संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है हमारा वो राष्ट्रीय उद्यान, वो है काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सो हमारा प्रसिद्ध है और ये आसाम में है।
जो गैंडा के संरक्षण के लिए काम करता। हंगुल, हंगुल ये कश्मीरी हंगुल की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली कश्मीरी हिरन है, ठीक है, कश्मीरी हिरन जिसको हम लोग कश्मीरी हंगुल भी कहते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हंगुल भी स्टार्ट किया जा चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है नीति आयोग, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताया कि फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है examatlas.com पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, आपको फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाएगा BSSC को लेके, ठीक है। आप फ्री में दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नीति आयोग। तो मैं पहले बता दूं कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग का स्थान लेगा। ये किसको रिप्लेस करेगा, प्लानिंग कमीशन, है ना, जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी वो उसका स्थान लेगा। इसका भी काम वही है, पंचवर्षीय योजना बनाना। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था, योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ था, उसको रिप्लेस करके ये शुरू किया गया 1 जनवरी 2015 को, है ना। तो इतनी पुरानी संस्था को समाप्त करके ये लाया गया। अब इससे जुड़ी बातें क्या है, देखो नीति आयोग और योजना आयोग दोनों की संरचना सेम है, दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, मतलब संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, दोनों के दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय हैं, है ना। दोनों का रोल जो है एडवाइजरी है, और दोनों के अध्यक्ष जो हैं, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, तो वैसे नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। योजना आयोग सरकार को सलाह देती थी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, नीति आयोग भी वही काम करेगी। तो एक सवाल ये आता है कि आखिर इसके स्थान पे इसको क्यों लाया गया, नीति आयोग को क्यों लाया गया। तो पहले क्या था कि पहले था कि केंद्र सरकार कानून बनाती थी, योजना बनाती थी केंद्र, ठीक है, केंद्र योजना बनाती थी और सीधे राज्यों को भेज देती थी, विभिन्न राज्यों को भेज देती थी, है ना। अब राज्यों में उसको लागू किया जाता था, मतलब जो प्लानिंग था वो टॉप टू बॉटम था, है ना। योजना आयोग के तहत क्या था, टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन था। अब क्या किया गया, अब जो है सो नीति आयोग जो लाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट होता है सहकारी संघवाद, है ना, सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको कहते हैं, सहकारी संघवाद। अब भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अब ये राज्य जो है, यूनिट है, इकाई जो है, उनका यदि सहयोग होगा तो भारत और ज़्यादा अच्छा करेगा, इसलिए ये सहकारी संघवाद का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और नीति आयोग जो योजना बनाएगी उसमें राज्यों की सहभागिता होगी, मतलब अब सीधा कहा गया कि राज्य अपनी योजना बनाए और उसके आधार पर फिर केंद्र जो है सो एक समराइज करके एक योजना लाएगी, है ना। तो ये बिल्कुल अब क्या हो गया, बॉटम टू टॉप हो गया, मतलब राज्य अपनी योजना बनाएंगे, राज्य अपनी योजना बनाएंगे और केंद्र को भेजेंगे, है ना, केंद्र को भेजेंगे और उसके आधार पे केंद्र सरकार कानून बनाएगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और निश्चित रूप से इससे राज्यों को फायदा होगा, और राज्य की क्या समस्याएं वो राज्य ही अच्छा जानेगा ना, केंद्र थोड़े न जानेगा, ठीक है। पहले क्या था कि केंद्र बनाती थी, राज्य को लागू करना पड़ता था। अब है कि राज्य को जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी योजना बना के दीजिए, केंद्र सरकार आपको वो लागू करेगी, केंद्र सरकार योजना बनाएगी और उसको फिर आप लागू करिए। तो निश्चित बेहद ही फायदेमंद ये साबित होगा। तो 1 जनवरी 2015 आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं पौनार आश्रम, पौनार आश्रम के संस्थापक, है ना। तो सबसे पहले बात तो जानिए कि आपको पता है पौनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे, ठीक है। पौनार ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन में लिखा हुआ था पौनार आश्रम, है ना। पौनार आश्रम एक्चुअली है कहाँ, पहले चीज़ तो ये संस्थापक विनोबा भावे हैं, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र वर्धा के पास, महाराष्ट्र वर्धा के पास ये पौनार आश्रम है, ठीक है, पौनार आश्रम है। अब ये जो विनोबा भावे हैं ये 2 आंदोलन से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं।
पहला तो आप जानो व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह से ये जुड़े हुए थे। ये 1940 में शुरू हुआ था, है ना। और दूसरा जो आंदोलन है ये भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भूदान आंदोलन, है ना, भूदान आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। तो भूदान आंदोलन, ओके। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आई होप मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबों ने पढ़ा होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों हुआ था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का मूल उद्देश्य ये था, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है ना, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला, ये 40 में बता रहा हूँ, तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने क्या करी, अंग्रेजों ने कहा कि भारत से बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, भारत को युद्ध में शामिल कर लिया और सीधा कह दिया कि भारत को मुख्य युद्ध भूमि क्षेत्र घोषित कर दिया, है ना। तो अब वो ब्रिटेन अपने मित्र राष्ट्र को यह बता रहा था, है ना, कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ है और तो और भारत को मुख्य युद्ध भूमि क्षेत्र के रूप में भी घोषित कर दिया। अब हम भारतीय क्या थे, हम भारतीयों को इसको विरोध जताना था और विरोध जताने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1940 में, ठीक है, जिसके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जो थे, सेकेंड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि ये सत्याग्रह करते हुए दिल्ली की ओर जाना था, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं इसको, है ना। और ये हम लोगों ने बखूबी ये मैसेज पास किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। दूसरा देखो भूदान आंदोलन है। भूदान आंदोलन क्या है कि भूदान आंदोलन जिन जमींदारों के पास या जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है उनसे ज़मीन लेकर जो भूमिहीन है उनके बीच वितरण करने का ये आंदोलन था, है ना। और इसी बेस पे आगे देखिए आप लैंड सीलिंग एक्ट आया, लैंड सीलिंग एक्ट आया जिसमें कहा गया कि नहीं, जो 45 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, यदि 45 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो वो ज़मीन लेके फिर जो भूमिहीन है उनके बीच वितरित कर दिया जाएगा, ओके। तो पौनार आश्रम आप समझ गए। अच्छा, इसे में आप बाबा रामदेव नाम है ऑप्शन में, तो बाबा रामदेव को आप सब जानते हैं कि बाबा रामदेव पतंजलि योग ट्रस्ट इनका है और योग गुरु हैं, साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को इन्होंने एस्टेबल किया है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के फेमस आदमी हैं, ओके। बाबा आमटे का नाम आपने सुना होगा। बाबा आमटे जो है ये आनंदवन आश्रम से जुड़े हुए हैं। बाबा आमटे क्या है, आनंदवन आश्रम, आनंदवन आश्रम से जुड़े हुए हैं। ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में है आनंदवन आश्रम। और आनंदवन आश्रम काम क्या करती है, तो ये लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों की, है ना, कुष्ठ रोगियों की देखभाल, साथ ही सबसे मुख्य काम इसका है कि कुष्ठ रोगियों का जो पुनर्वास है, रिहैबिलिटेशन है, उससे रिलेटेड ये काम देखती है, ठीक है। आनंदवन आश्रम जिसके संस्थापक बाबा आमटे। अन्ना हजारे का नाम आपने सुना होगा। अन्ना हजारे एक समाज सेवी हैं जो दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न, एक प्रश्न से ढेर सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं या उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है और अपनी परीक्षा को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, इसके लिए फिर एक ज़रूरी होता है कि आप जो है उसको टेस्ट दीजिए, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपको फ्री मॉक टेस्ट की सुविधा है। फ्री मॉक टेस्ट की सुविधा कहाँ पर है आपको याद रहेगा, examatlas.com पे जाना है आपको, ठीक है। और वहाँ BSSC को लेकर ढेर सारे टेस्ट फ्री में अवेलेबल हैं और चूँकि मैंने उसे उपलब्ध कराया है तो आप जाके वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ।
ऑफिशियल लैंग्वेज दैट मीन्स जो सरकारी कामकाज हैं वो उसी भाषा में किए जाते हों, उसी को हम लोग आधिकारिक भाषा कहते हैं, है ना। तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो राइट आंसर तो आपका उपयुक्त सभी आ जाएगा, है ना, हिंदी, डोगरी, उर्दू। इस ऑप्शन में राइट आंसर जो है वो आपका सब के सब आ जाएंगे, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये और एक विशेष बात, 2020 में, है ना, 2020 में जम्मू कश्मीर में की 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, 5 भाषाओं को, जिनमें 3 तो आपके सामने है ना, 3 हिंदी, डोगरी और उर्दू, ये आपके सामने है। बाकी क्या बच गए, अंग्रेजी और कश्मीरी, ठीक है। 2 और भाषा को आधिकारिक भाषा किया गया है, अंग्रेजी को और कश्मीरी को, है ना, अंग्रेजी और कश्मीरी भाषा को भी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषणा किया गया है जम्मू कश्मीर में। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान की संसद को क्या कहा जाता है ना, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जापान की संसद को हम लोग क्या कहते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो राइट आंसर ले लेते हैं हम लोग। राइट आंसर, जापान की संसद को डाइट कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसी तरह से ये तमाम जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो क्वेश्चन पैटर्न है पिछली परीक्षा का, इससे आपको साफ अंदाजा लगना चाहिए कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें स्टैटिक पार्ट जो जीके का होता है वो ढेर सारा है ना, स्टैटिक जीके। तो आप केवल सब्जेक्ट पढ़ते रहिएगा तो पास नहीं करिएगा, आपको स्टैटिक जीके पर बेहतर ढंग से तैयारी करना होगा और बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी जानकारियों को आपको कलेक्ट करना होगा, तो ही आप बेहतर कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जापान की संसद को क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, है ना। अब ये संसद, हर देश की संसद का नाम अलग अलग है, तो आपको एक लिस्ट बनानी है और उसको पढ़ जानी है, याद कर लेना है आप सबों को, है ना। ऐसे में इम्पॉर्टेंट सांसद जो विश्व के प्रमुख संसद हैं उनका नाम मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप सबों के साथ, है ना। तो सबसे पहले तो जानो कि सबसे पुरानी संसद कौन सी है, सबसे पुरानी संसद विश्व की, ठीक है। तो सबसे पुरानी संसद का नाम है अल्थिंग, जो अभी आपने नहीं सुना होगा, अल्थिंग, ये सबसे पुरानी संसद का नाम है। ये कहाँ की संसद का नाम है, आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड, आइसलैंड की संसद का नाम है, ठीक है। ये कोर्टेस जो आपने देखा, ये कहाँ की संसद का नाम है, तो ये स्पेन का, स्पेन का संसद का नाम है कोर्टेस, ठीक है। सेजम, सेजम कहाँ का है, तो ये पोलैंड, सेजम पोलैंड, ठीक है, पोलैंड। डेल क्या है, तो डेल इस संसद का नाम नहीं है, है ना, ये कंप्यूटर का ब्रांड है, ये कंप्यूटर का ब्रांड है, आपको डेल ब्रांड नेम है ये, ठीक है, ब्रांड नेम है, ये कोई संसद का नाम नहीं है। इसके अलावा यदि आप जानना चाहते हैं तो ढेर सारे संसद का नाम आपके सामने है, जैसे फेमस में रूस का नाम ध्यान में रखना, रूस के संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं रूस के संसद को। इजराइल, इजराइल के संसद को क्या कहते हैं, तो इजराइल के संसद को, इजराइल के संसद को नेसेट कहते हैं, नेसेट, ठीक है, इजराइल के संसद को नेसेट। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को क्या कहते हैं, सोरा, अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है ना। ईरान और मालदीव, ईरान और मालदीव को मजलिस, ईरान और मालदीव, ठीक है, ईरान प्लस मालदीव, दोनों जगह का संसद का नाम एक ही है ना। मालदीव को क्या, यहाँ के संसद को मजलिस कहते हैं, मजलिस ध्यान में रखेंगे, है ना। यूएसए का सबको पता होगा, यूएसए, यूएसए में कांग्रेस कहते हैं, यूएसए के संसद को कांग्रेस कहते हैं। नेपाल, नेपाल में देखिए, नेपाल, नेपाल में क्या है, तो नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत,
नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। ठीक है। बांग्लादेश में बांग्लादेश में जातीय संसद कहते हैं, जातीय संसद कहते हैं बांग्लादेश में, है ना। पाकिस्तान, आइए, पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, है ना। जर्मनी, इतना कम से कम याद रखिएगा आप सब, है ना। जर्मनी में क्या कहते हैं? बूडे स्टैग, ठीक है, बूडे स्टैग कहते हैं जर्मनी की संसद का नाम। ठीक है, जर्मनी। नॉर्वे में क्या कहते हैं? नॉर्वे में स्टोटिंग, नॉर्वे का स्टोटिंग कहते हैं, है ना। मंगोलिया खुराल, ठीक है। और स्वीडन को क्या, स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग कहते हैं, स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग कहते हैं। तो इतना एटलीस्ट याद रखिएगा। अच्छा, सवाल बनाने में ये होता है कि ऐसा नहीं है कि इतना नहीं आया तो दूसरा, अरे इसके आधार पे हम और क्वेश्चन को छांट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। मेन तो सबसे जरूरी है कि आप क्वेश्चन का एलिमिनेशन कैसे करते हैं, चुनते कैसे हैं। तो हम अपने मेमोरी के आधार पर जो चीज़ें याद है उसके आधार पर एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन को छांट देते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रियाल किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? अब विश्व के देखो, स्टैटिक जीके का ये भी पार्ट है ना। तो रियाल किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है, रियाल के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो रियाल जो राइट आंसर है उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर जो है सऊदी अरब है ना। राइट आंसर क्या है? आपको सऊदी अरब ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर आ जाइए सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। और रियाल का जो प्रतीक होता है ना, उसको हम लोग प्रतीक लिखते हैं SAR होता है प्रतीक इसका। ओके। रोमानिया में जो मुद्रा चलती है वो रोमानियाई ल्यू चलती है, ल्यू। ठीक है, और रोमानिया का जो प्रतीक होता है RON होता है। पाकिस्तान में तो रुपया चलता है, सब लोग जानते हैं, ये रुपया चलता है। ठीक है, और रुपया चलता है। और अंगोला में क्या चलता है? अंगोलन क्वांजा चलता है। ठीक है, अंगोलन क्वांजा चलता है और इसका सिंबल जो होता है AOA होता है। ओके, तो ये विश्व के जितने भी हैं क्वाइंस या मुद्रा जो टेंडर मनी है उसको ध्यान में रखना है ना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग क्या है? तो आपको तो दिख रहा है भाई, नीला रंग है चक्र का रंग। इसमें 24 तिलियाँ हैं। ठीक है, इसमें टोटल जो है 24 तिलियाँ हैं, ये ध्यान रखेंगे, 24 तिलियाँ। और ये दिन के 24 घंटे और गति और प्रगति की अवधारणा का प्रतीक है ये, है ना। जो तिलियाँ है ना, ये गति और प्रगति के प्रतीक हैं, गति और प्रगति की अवधारणा के प्रतीक हैं। और इससे जुड़ी क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ये ध्यान रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था किसने? डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद आपको अरविंद घोष ने किया।
चित्र में भी आप देख सकते हैं, अरविंद घोष ने किया। वंदे मातरम आप सबको पता है कि राष्ट्रगीत है हमारा, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा। आनंद मठ उनका जो उपन्यास था उसमें ये था, ठीक है। और इसे पहली बार जो गाया गया वो 1896 में गाया गया, पहली बार 1896 में गाया गया। और ये जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, है ना, 24 जनवरी 1950 को, तो वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। राष्ट्रगीत, है ना, राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक है ना। और यहाँ 3 निर्णय लिए गए। पहला निर्णय तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रगीत। दूसरा निर्णय था राष्ट्रगान, राष्ट्रगान को मान्यता दिया गया। कौन से गीत को? जन गण मन को, राष्ट्रगान। और तीसरा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मनोनीत किया गया भारत के, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, आप देखिए, चैत्र आमतौर पर किस दिन शुरू होता है? चैत का महीना, फागुन चैत, है ना, हिंदी महीना का ये है। तो चैत महीना का प्रारंभ कब होता है? तो ये 22 मार्च, राइट आंसर 22 मार्च है। मैं आपको बता दूं, लीप ईयर में, लीप वर्ष जो होते हैं ना जी, फरवरी में जो 29 दिन होते हैं, लीप वर्ष में एक दिन थोड़ा इसका आगे पीछे होता है, तो एक दिन पीछे हो जाएगा। 21 मार्च को ये चैत प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे पर्व यहाँ पे होते हैं। 9 वर्ष चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है ना, प्रारंभ होता है। गुड़ी पड़वा, यहाँ पे देखो, गुड़ी पड़वा पर्व है, ये महाराष्ट्र में होता है। उगादी पर्व भी होता है, उगादी, है ना, उगादी कहाँ होता है? ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। उगादी आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में उगादी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 लेते जा रहे हैं, देन आपसे डिस्कशन करते जा रहे हैं, है ना। अब आपकी तैयारी कितनी अच्छी है वो आपको यहाँ जज करना है, और अपनी तैयारी को जो पैटर्न प्रश्न से जो दिख रहा है वैसे पैटर्न पे आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाना है ना। बहुत तेज़ गति से, मैं आपको बता चुका हूँ भाई, बहुत बड़ी वैकेंसी है ना, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इस ट्रेन पे सवार हो ही जाना है। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते सबको पता है कि हमारा आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है, और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और सत्यमेव जयते कहने का मतलब क्या हुआ? सत्य की केंद्रीयता का प्रतीक है, सत्य की केंद्रीयता का प्रतीक है ये, है ना। और यदि पूछे कि मुंडक उपनिषद किस वेद का हिस्सा है, तो आप यहाँ मारेंगे अथर्ववेद का हिस्सा। इसे और थोड़ी डेप्थ क्वेश्चन मैं आपको करा दूं कि अथर्ववेद का हिस्सा है ना, अथर्ववेद का हिस्सा है ये, ठीक है, अथर्ववेद का। टोटल उपनिषद कितने हैं? टोटल उपनिषद आपके 108 हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन उपनिषद ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन कौन सा है? बृहदारण्यक, है ना, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन है। और सबसे बाद का कौन है उसको ध्यान रखेंगे। सबसे बाद का जो है वो मुक्तिकोपनिषद, ये सबसे बाद का है, मुक्तिकोपनिषद, है ना। मुक्तिकोपनिषद क्यों संकलन की दृष्टि से माना है? क्योंकि यही एक उपनिषद है जिसमें 108 उपनिषद का नाम है, 108 उपनिषद का नाम यहाँ पर वर्णित है ना, 108 उपनिषद का नाम वर्णित है। तो संकलन की दृष्टि से सबसे बाद का होगा, तभी तो 108 उपनिषद के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ओके। और एक और प्रश्न ध्यान में रखिएगा, अकबर के काल में कौन सा उपनिषद लिखा गया? यदि ऐसा आता है, अकबर के काल में, मुगल बादशाह अकबर का नाम आपने सुना होगा,
अकबर के काल में अलोपनिषद लिखा गया था। अलोपनिषद, है ना, अलोपनिषद लिखा गया था। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आ गया, मार्च 2016 में दिल्ली और किस शहर के बीच गतिमान एक्सप्रेस का ट्रायल रन किया गया, है ना, ट्रायल रन किया गया गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस का ट्रायल रन किया गया किन शहरों के बीच, दिल्ली और किस शहर के बीच। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है आगरा है, ठीक है। तो ये तेज हाई स्पीड ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, और दिल्ली और आगरा के बीच ये चला पहला। 100 मिनट में ये दूरी तय करता है, 100 मिनट इसके टाइम लगते हैं दिल्ली से आगरा आने में। और यदि वर्तमान की बात हम करें तो वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है भारत में वो वंदे भारत है। वंदे भारत, है ना, वंदे भारत सबसे तेज ट्रेन है वर्तमान में चलने वाली। ओके, और उसकी स्पीड जो बताई जाती है वो 180 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है। किसका? वंदे भारत का स्पीड जो है सो 180 किलोमीटर। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है तमिलनाडु में। ओके, तो ये आपका ऑप्शन राइट आंसर है इरूला, ठीक है, तमिलनाडु की मुख्य जनजाति। और इनका जो मुख्य व्यवसाय है सांप और चूहा पकड़ना। इरूला जनजाति का व्यवसाय क्या है? सांप और चूहा पकड़ना, है ना, सांप और चूहा पकड़ना ही इसका मुख्य व्यवसाय है इरूला जनजाति का। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, गारो सबको पता है मेघालय में पाया जाता है ना। तो इस तरह से आप देखो ट्राइबल्स, देन उनके लोकेशंस, ये याद करना है। तो बिल्कुल ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके बेहतरीन तरीके से आप सबों को पढ़ना चाहिए, है ना, बेहतरीन तरीके से। या मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टैटिक जीके पार्ट बिल्कुल पढ़ाऊँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न किस प्रकार से आएंगे और उसको आप कैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जारवा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? देखो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। जारवा जनजाति, है ना, तो ये अंडमान निकोबार की जनजाति है जारवा, अंडमान निकोबार, है ना। अब अंडमान निकोबार में देखो यहाँ पर जनजातियाँ जो दिख रही, तो ये निग्रोटो प्रजाति की है ना, निग्रिटो प्रजाति, निग्रिटो प्रजाति, है ना। तो यहाँ प्रजाति मतलब समझते हैं आप सब, प्रजाति किसको कहते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रजाति, दूसरा होता है निरीजाति, है ना। तो प्रजाति और निरीजाति में अंतर क्या है? मानव समुदाय वैसा जिसकी शारीरिक विशेषताएं एक समान हो। शारीरिक विशेषताएं कहने का मतलब उनका नाक, कान, रंग, कद, है ना, शारीरिक विशेषताएं जिनकी एक समान हो उसको प्रजाति कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। और जिनकी सांस्कृतिक विशेषता एक समान हो, है ना, रहन सहन, खान पान, पहनावा, वो सांस्कृतिक, तो कल्चरल सिमिलरिटी वाले को हम लोग निर्जाति कहते हैं। इथनिक, इसको क्या कहते हैं? इथनिक ग्रुप। और इसको क्या कहते हैं? रेशियल ग्रुप, है ना। तो भारत की जो बीएस गुहा ने भारत की रहने वाले जातियों को विभिन्न प्रजातियों में बांटा है। बीएस गुहा का सबसे मान्य होता है ना। तो आप समझ गए, निग्रिटो प्रजाति है और जारवा अंडमान की प्रमुख जनजाति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास के लेखक, अभी तुरंत पहले बात हुई थी आप सबों से, है ना, आनंद मठ के लेखक तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको ध्यान रखना है। चटर्जी को ही चट्टोपाध्याय कहते हैं, है ना, ऐसा नहीं, कंफ्यूज मत करिएगा। आनंद मठ उपन्यास है ना, और उसको इन्होंने लिखा था। देन आप वंदे मातरम, इससे रिलेटेड आपने मैंने बातें करी। यहाँ बाल गंगाधर तिलक हैं जो गरम दल के नेता, उग्र राष्ट्रवाद के जनक कह सकते हैं हम लोग। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा था। ओके, तो देन फिर शरत चंद्र, आपको शरत चंद्र का नाम यदि आप नहीं जानते तो बहुत ही फेमस, इन्होंने
देवदास लिखा, देवदास, और एक साहित्य और लिखा परिणीता, परिणीता के लेखक हैं, परिणीता, है ना, देवदास और परिणीता के लेखक हैं। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप सब जानते हैं भाई। भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा। जैसे भारत में जन गण मन राष्ट्रगान है, वैसे ही बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला रे, साथ ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये भी आप जानते हैं। ओके, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर देखो, प्रसिद्ध पुस्तक द ऑडोसिटी ऑफ होप किसने लिखी, है ना। तो देखो यहाँ पर चित्र और देन नाम भी है, तो बराक ओबामा, बराक ओबामा ने लिखा, है ना। ये बराक ओबामा 44वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और इसमें राजनीतिक मान्यताओं, सुधार के लिए उनके विचार और अमेरिकी राजनीति में उनके योगदान का वर्णन या अनुभव पर चर्चा की गई है इस पुस्तक में, ये आप ध्यान रखेंगे। मनमोहन सिंह भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रधानमंत्री भी रहे, तो इनके बारे में आप जानते हैं, है ना। जॉर्ज बुश, ये 43वें राष्ट्रपति रहे वहाँ पर। और डिसीजन पॉइंट्स, जॉर्ज बुश जो है डिसीजन पॉइंट्स, है ना, डिसीजन पॉइंट्स नामक एक संस्मरण लिखा। बिल क्लिंटन भी अमेरिका के राष्ट्रपति, और इन्होंने माई लाइफ, है ना, माई लाइफ आत्मकथा लिखी, माई लाइफ। ओके, तो इस तरह से जो ये सेशन था, इस तरह से जो सेशन था आप सबों के साथ 1 से 15 क्वेश्चंस का, वो मैंने कंप्लीट किया आप सबों के साथ। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और आशा है कि यह अभ्यास आपके लिए उपयोगी रहा होगा। साथ ही मैं जो शुरू में रिपीट किया था, शुरू में जो बताया था, उसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आप सबों के लिए, है ना। तो बिल्कुल ये जो क्रम है BSSC का फुली डेडिकेटेड, अभी जो भी मेरा कार्य होगा BSSC को लेकर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन मॉडल क्वेश्चंस आप तक ला सकें, हम आपको बता सकें, बढ़िया से तैयारी करा सकें, है ना। साथ ही आपके लिए बेहतरीन जो फ्री मॉक टेस्ट है उसकी भी व्यवस्था मैंने जो करी है, वहाँ बढ़िया बढ़िया टेस्ट आपको उपलब्ध करा सकें। और उसके लिए जाना कहाँ है आपको पता है, examatlas.com पे, और वहाँ पे आप विजिट करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, और जैसे परीक्षा में टेस्ट होता है उसी प्रकार से आप वहाँ टेस्ट देंगे, है ना। उसके बाद आपका रिजल्ट भी वहीं से आएगा, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर, है ना। एक बार आपको जाने की देरी है वहाँ पे, आप जाएं, उसको देखें, समझें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सबों के साथ फिर मिलते हैं नए नए क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो और अगले पार्ट में और भी बेहतरीन ढंग से आप सबों के साथ हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन यहीं तक, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।